यह क्लास 8 का ज्योग्राफी का पार्ट है और इसे ही हम आज पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिसोर्स। इसी को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो हमें पहले समझना हो कि ह्यूमन रिसोर्स होता क्या है। तो इसमें ह्यूमन रिसोर्स जैसा कि टॉपिक है उसमें दो शब्द है, ह्यूमन और दूसरा है रिसोर्स। तो हम तो जानते हैं कि ह्यूमन क्या होता है। ह्यूमन मतलब मनुष्य, आदमी, उसे ह्यूमन कहते हैं। और रिसोर्स क्या होता है? एनीथिंग दैट सेटिस्फाइज ह्यूमन नीड्स, दैट सेटिस्फाइज आवर नीड्स, जो भी हमारे ज़रूरतों को पूरा करता है उसे ही हम रिसोर्स कहते हैं। उसे ही हम रिसोर्स कहते हैं। तो इसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो फिर हमारा टॉपिक ये जो है ये बहुत इजी टॉपिक है। इसमें तो पहले हम समझ लेते हैं अच्छा से ह्यूमन रिसोर्स होता क्या है। ह्यूमन रिसोर्स मतलब जैसे कि ह्यूमन है, तो क्या ह्यूमन हमारे लिए रिसोर्स नहीं है? सपोज कीजिए अगर एक कंट्री है जहाँ पर बहुत सारा रिसोर्स है, लेकिन अगर वहाँ का जो ह्यूमन अगर उसको यूटिलाइज नहीं करेगा तो क्या वो कुछ काम का रहेगा? यानी कि ह्यूमन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। ह्यूमन जो है सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। और यह आवर वर्ल्ड देने नाव बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ, 8 क्लास का है। तो ह्यूमन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, क्योंकि कंट्री का कुछ भी रिसोर्स को हम यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे अगर ह्यूमन नहीं हो तो। इसीलिए ह्यूमन सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। और वही आदमी जिसके पास स्किल्स हो उसी को हम एक रिसोर्स बोल सकते हैं। जैसे कि आपके टीचर जो हैं वो आपको पढ़ाते हैं, तो वे आपके लिए एक रिसोर्स है, क्योंकि आप जानते हैं कि रिसोर्स वही है जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। तो हमारे टीचर हमको पढ़ाते हैं तो ये हमारे लिए एक रिसोर्स है, क्योंकि उनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है। मतलब जिस भी आदमी से, जिस भी चीज़ से हमें कुछ मिलता है उसे हम एक रिसोर्स कहते हैं। तो उसी प्रकार से अगर एक आदमी है जिसके पास स्किल्स है, एबिलिटीज़ हैं, क्वालिटीज़ हैं, जिससे वह किसी भी काम को करता है तो उसे हम एक रिसोर्स कहेंगे। समझ में आ गया कि ह्यूमन को क्यों रिसोर्स कहेंगे। अब दूसरा मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर एक कंट्री है जिसका पॉपुलेशन ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पर उस कंट्री में लोग ज़्यादा रहते हैं, वो ज़्यादा डेवलप्ड होगा, या फिर एक ऐसा कंट्री है जिसमें जो भी लोग रहते हैं उनके पास स्किल्स है? तो आपका जवाब होगा जिस कंट्री में जो लोग जैसे लोग रहते हैं जिसके पास स्किल्स हो वो कंट्री ज़्यादा डेवलप्ड होगा, क्योंकि जिस लोग के पास स्किल्स होते हैं वही सिर्फ रिसोर्स माने जाते हैं। इसीलिए कंट्री का पॉपुलेशन पे नहीं डिपेंड करता है कि वो डेवलप्ड होगा कि नहीं, उस वहाँ के जो लोग रह रहे हैं उनके पास स्किल्स है या नहीं, उस पर डिपेंड करता है कि जो कंट्री होगा वो डेवलप्ड होगा कि नहीं। तो मैं बताता हूँ आपको कि ह्यूमन रिसोर्स का अगर डिफिनेशन पूछा जाए एग्जाम में तो आप इसका क्या जवाब देंगे। तो इसका डिफिनेशन आप इस प्रकार से दे सकते हैं, ह्यूमन बींग्स and their qualities and abilities। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। यही ह्यूमन रिसोर्स का डिफिनेशन है। ह्यूमन रिसोर्स ये है। अब बात करते हैं आगे क्या। आगे जो टॉपिक है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन।
तो देखते हैं। तो पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग जगहों पर कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। तो जैसे कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन जो सहारा डेजर्ट है या फिर अमेजन रेन फॉरेस्ट है वहाँ का पॉपुलेशन कम है। ऐसा क्यों, ये सवाल उठता होगा। क्योंकि जहाँ पर लोगों का जो लोग जहाँ पर आसानी से या फिर जहाँ पर लोगों का फेवरेबल कंडीशन होता है या फिर जहाँ पर लोग अच्छा महसूस करते हैं रहने में, वहाँ का पॉपुलेशन ज़्यादा होगा। क्योंकि ज़्यादा लोग वहाँ पे रह सकते हैं, उनका जो भी ज़रूरत है, आवश्यकता है, उन्हें आसानी से मिल सकता है, इसीलिए उन जगहों का पॉपुलेशन ज़्यादा होता है। और ये सब कुछ फैक्टर से अफेक्ट होते हैं, मतलब जहाँ का किसी भी जगह का जो पॉपुलेशन है वो कुछ फैक्टर से अफेक्ट होते हैं कि वहाँ का जो पॉपुलेशन है वो क्यों ज़्यादा है या फिर क्यों कम है। कुछ फैक्टर से अफेक्ट होते हैं। वो फैक्टर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। वो तो हो सकते हैं, क्या फिजिकल फैक्टर हो सकता है या फिर नॉन फिजिकल फैक्टर हो सकता है। यहाँ पर ये वाला पार्ट फिजिकल फैक्टर हो सकता है या फिर नॉन फिजिकल फैक्टर्स होता है। तो फिजिकल फैक्टर्स क्या होता है, यानी कि ऐसे फैक्टर्स जिसे हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, मतलब ह्यूमन के द्वारा जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, वे नेचर के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, फिर नेचर के द्वारा भी होता है, इसीलिए उसे हम फिजिकल फैक्टर कहते हैं। नॉन फिजिकल फैक्टर मतलब जो ह्यूमन के द्वारा कंट्रोल होता है, या फिर बोल सकते हैं जो ह्यूमन का ही एक जो ह्यूमन का जो सारा एक्टिविटी है उसी का एक प्रोडक्ट है। तो फिर अब देखते हैं कि फिजिकल फैक्टर्स क्या होता है और नॉन फिजिकल फैक्टर्स में कौन कौन से आते हैं। तो फिजिकल फैक्टर्स में आता है पहला लैंडफॉर्म। फिजिकल फैक्टर्स में पहला आता है लैंडफॉर्म। तो आप लैंडफॉर्म से यह समझिए कि लैंडफॉर्म मतलब होता है कि वह ज़मीन जो है वो किस प्रकार का, उसका जो टोपोग्राफी है कैसा है, मतलब वो माउंटेन है या फिर प्लेट्यू है या फिर प्लेन है। तो जहाँ पर भी प्लेन्स होंगे वहाँ का पॉपुलेशन ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि प्लेन होते हैं जहाँ पर, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ को ईजिली हम डेवलप कर सकते हैं और वहाँ पर हम एग्रीकल्चर को भी कर सकते हैं। क्योंकि प्लेन लैंड होता है तो वहाँ पर सारा कुछ प्लगिंग हो गया, मैन्योरिंग हो गया, या फिर जो भी हम बड़े बड़े मशीन्स के द्वारा कंबाइन हार्वेस्टर का इस्तेमाल करके हम एग्रीकल्चर ईजिली कर सकते हैं। और साथ ही साथ वहाँ पे इंडस्ट्री भी सेटअप कर सकते हैं क्योंकि फ्लैट लैंड है इसलिए। लेकिन अगर बात करें प्लेट्यू की, तो प्लेट्यू पे हार्ड रॉक्स होते हैं जिसको हम कल्टीवेट नहीं कर पाएंगे, इसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाएंगे। और अगर हार्ड रॉक है तो उसको हम प्लग भी नहीं कर सकते, जिसके कारण से एग्रीकल्चर नहीं होगा। एग्रीकल्चर क्योंकि मुख्य हमारा इंडिया का जो 2/3 पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। तो अगर एग्रीकल्चर किसी भी रीजन में नहीं होगा तो वहाँ का पॉपुलेशन ये निश्चित है कि वहाँ का पॉपुलेशन कम ही होगा। तो फिर जो प्लेन्स फिर जो प्लेट्यू होते हैं वहाँ पर हार्ड रॉक्स पाए जाते हैं जिसको कल्टीवेट करना मुश्किल है, इसीलिए वहाँ का पॉपुलेशन कम होता है प्लेन्स के कंपैरिजन में प्लेट्यू पर। अब जो माउंटेन होते हैं वहाँ माउंटेन पर थिन लेयर ऑफ फर्टाइल सॉइल पाया जाता है, फर्टाइल सॉइल पाया जाता है, बहुत कम पाया जाता है। और जो उसका जो वो भी इंक्लाइंड रहता है वहाँ पर जो लैंड, इसी कारण से जो माउंटेन होते हैं वहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं हो पाता है और एग्रीकल्चर नहीं हो पाता है, और फिर वहाँ पर जो भी कंडीशन होते हैं, क्लाइमेट होते हैं, वो भी फेवरेबल नहीं होते ह्यूमन के रहने के लिए। अब दूसरा पॉइंट आता है फैक्टर्स में, फिजिकल फैक्टर्स में, वो है क्लाइमेट। क्लाइमेट समझते हैं। क्लाइमेट जहाँ पर मॉडरेट रहेगा वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगा, क्योंकि मॉडरेट क्लाइमेट मतलब होता है कि ना ही ज़्यादा गर्म ना ही ज़्यादा ठंडा।
अगर क्लाइमेट ज़्यादा गर्म रहेगा या फिर ज़्यादा ठंडा रहेगा तो ये वहाँ पर ह्यूमन अच्छे से नहीं रह पाते हैं। तो इसीलिए अगर क्लाइमेट मॉडरेट है तो वहाँ का पॉपुलेशन ज़्यादा है। जैसे जहाँ पर प्लेन्स होते हैं वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होता है और प्लेट्यू और माउंटेन होते हैं वहाँ से वैसे जगहों पर पॉपुलेशन कम होता है। वैसे ही जहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट होते हैं वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होता है और जहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है या फिर लो टेम्परेचर होता है वहाँ पर पॉपुलेशन कम होता है। तो फिर क्लाइमेट भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इम्पॉर्टेंट फिजिकल फैक्टर है, पॉपुलेशन को ये अफेक्ट करता है। अब सॉइल सॉइल किस प्रकार से एग्रीकल्चर को अफेक्ट करता है? सॉइल इस प्रकार से एग्रीकल्चर को अफेक्ट करता है क्योंकि जहाँ पर फर्टाइल सॉइल पाया जाएगा वहाँ पर लोग एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस कर पाएंगे और अगर एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस कर पाएंगे तो फिर वहाँ का पॉपुलेशन ज़्यादा होगा ही। इसीलिए जहाँ पर फर्टाइल सॉइल पाया जाएगा वहाँ का पॉपुलेशन ज़्यादा होगा। जैसे कि डेजर्ट देखिए, डेजर्ट पे फर्टाइल सॉइल नहीं पाया जाता, इसीलिए वहाँ का पॉपुलेशन कम होता है। लेकिन आप देखिए गंगा बेसिन जो है वहाँ का सॉइल फर्टाइल, इसीलिए वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अब अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जहाँ पे वाटर का अवेलेबिलिटी होगा वहाँ का पॉपुलेशन ज़्यादा होगा ही। क्यों होगा? जैसे कि आप 6th क्लास में पढ़े होंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन और भी बहुत सारे सिविलाइजेशन जो हुए थे, सेटअप हुए थे, वो रिवर के नज़दीक हुए थे। क्यों हुए थे? क्योंकि वहाँ पर वो ईज़िली वाटर को ले सकते हैं। वाटर तो जानते ही हैं आप, एक सारे एक्टिविटीज़ में वाटर का ज़रूरत होता ही है। इसीलिए अगर जहाँ पे वाटर मौजूद होगा वो कोई भी जो भी वहाँ पे रहेंगे वो ईज़िली पानी को ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए जहाँ पे वाटर का अवेलेबिलिटी होगा वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होगा, जहाँ पे नहीं होगा वाटर का अवेलेबिलिटी वहाँ पर पॉपुलेशन कम होगा। जैसे कि डेज़र्ट ले लीजिए, वहाँ पर पानी का जो अवेलेबिलिटी है वो कम है, इसीलिए वहाँ का पॉपुलेशन कम होता है। लेकिन अगर और भी जगहों को ले लीजिए वहाँ का पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, जहाँ पे पानी ज़्यादा मौजूद होता है, ईज़िली मौजूद होता है। अब रिसोर्सेज़, जहाँ पर रिसोर्स ज़्यादा पाया जाएगा वहाँ का पॉपुलेशन ज़्यादा होगा। जैसे झारखंड है, झारखंड में बहुत अलग-अलग प्रकार के मिनरल पाए जाते हैं, जैसे कि कोल पाया जाता है, माइका पाया जाता है, अम, और भी बहुत सारे मिनरल लाइमस्टोन पाए जाते हैं। इसीलिए वहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्री सेटअप है तो लोग वहाँ एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते हैं। इसीलिए वहाँ का जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, इसीलिए जहाँ पर रिसोर्स पाया जाएगा वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होगा। तो एक रिसोर्स भी एक फिजिकल फैक्टर्स है। लैंडफॉर्म, क्लाइमेट, सॉइल, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ये सभी हमारे द्वारा कंट्रोल नहीं हो सकते हैं, इसीलिए इन्हें नॉन फिजिकल फैक्टर्स कहा जाता है और यह एक पॉपुलेशन किसी भी जगह का पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं। अब दूसरा है नॉन फिजिकल फैक्टर। नॉन फिजिकल फैक्टर में आते हैं सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल फैक्टर। सोशियो इकोनॉमिक मतलब सोशल फैक्टर और सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर। कल्चरल फैक्टर मतलब सांस्कृतिक जो भी फैक्टर होते हैं उसके कारण भी पॉपुलेशन अफेक्ट होता है। इसको बारे में जानते हैं कैसे इफेक्ट होता है। तो ये हो गया। देखिए अगर कहीं पर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होता है वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मतलब राजनीतिक स्थिरता। जैसे कि अभी बाढ़ चल रहा है यूक्रेन और रसिया के बीच में, तो फिर वहाँ पर अगर युद्ध चल रहा होगा तो फिर वहाँ पर लोग रहना पसंद करेंगे? नहीं रहना पसंद करेंगे, क्योंकि जहाँ पर शांति होगा वहीं पे लोग रहना चाहेंगे। इसीलिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक नॉन फिजिकल फैक्टर है और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और दूसरा है अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशनल एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। एजुकेशनल और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़रूरी है। ये वाला भाग क्यों ज़रूरी है? जहाँ जहाँ पर एजुकेशन रहेगा वहाँ पे हम शिक्षा लेकर हम अच्छे जॉब को ले सकते हैं। अगर जहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या फिर हेल्थ केयर फैसिलिटी ज़्यादा होगा वहाँ पे लोग माइग्रेट कर भी जाएंगे या फिर चेकअप करने के लिए जाएंगे, पढ़ने के लिए जाएंगे, जिसके कारण से वहाँ का पॉपुलेशन
ग्रो करेगा। इसीलिए यह भी एक फैक्टर है, नॉन फिजिकल फैक्टर है, और यह पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है। अब चौथा है प्रेजेंस ऑफ इंडस्ट्रीज। प्रेजेंस ऑफ इंडस्ट्रीज यानी कि जहाँ पर इंडस्ट्रीज होंगे वहाँ पर जो पॉपुलेशन होगा वो ज़्यादा होगा। कैसे ज़्यादा होगा? क्योंकि जहाँ पे इंडस्ट्रीज होगा वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होगा। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अगर ज़्यादा होगा तो फिर वहाँ पर अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगा तो वहाँ पे लोग ज़्यादा जाएंगे। इसीलिए जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी जहाँ पर इंडस्ट्रीज होंगे वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होगा। और पाँचवा है कि जो भी अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बता ही दिए कि जहाँ पे इंडस्ट्रीज होंगे वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगा। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगा तो फिर पॉपुलेशन ज़्यादा होगा। अब है कि कल्चरल फैक्टर क्या है? कल्चरल फैक्टर कौन कौन से है? कल्चरल फैक्टर में जैसे कि जहाँ पर कल्चरल रिलीजियस बिलीफ्स जुड़े हुए होते हैं कुछ जगहों से, वहाँ पर जो भी पिलग्रिमेज लोग हैं वहाँ पर जाते हैं अपने रिलीजियस एक्टिविटीज़ को करने के लिए, जिसके कारण से वहाँ का जो पॉपुलेशन होता है वो ज़्यादा होता है। जैसे कि वाराणसी एक जगह है उत्तर प्रदेश में, वहाँ उस जगह से बहुत सारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं, जिसके कारण से वहाँ पर बहुत सारे पिलग्रिमेज लोग जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए, जिसके कारण से वहाँ पर का जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है। तो कल्चरल फैक्टर भी हैं, यानी कि नॉन फिजिकल फैक्टर्स में पहला फैक्टर है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, दूसरा फैक्टर है हेल्थ केयर, तीसरा है एजुकेशन, चौथा है प्रेजेंस ऑफ इंडस्ट्री, पांचवा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और छठा है कल्चरल फैक्टर। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन में। एक बात आता है कि कौन सा हेमिस्फीयर में ज़्यादा लैंड मौजूद है, कौन सा हेमिस्फीयर में ज़्यादा लैंड मौजूद है। यह फिगर देखिए, तो ये जो लाइन है ये इक्वेटर इसको कहा जाता है, इसको इक्वेटर कहा जाता है। और देखिए आप जो इधर पर ये वाला पार्ट है, यहाँ पर जो पॉपुलेशन, यहाँ पर जो लैंड का अवेलेबिलिटी है वो ज़्यादा है, लेकिन इधर देखिए थोड़ा कम लैंड है। इसके कारण से जो ज़्यादा लैंड है इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोला जाता है, इसको साउदर्न हेमिस्फीयर बोला जाता है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा लैंड मौजूद है, इसके कारण से इधर का जो पॉपुलेशन है वो भी ज़्यादा है, क्योंकि लैंड ज़्यादा होगा तो ज़्यादा वहाँ पे लोग रह जाते हैं। इसीलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा पॉपुलेशन है साउदर्न हेमिस्फीयर के कंपैरिजन में। तो 2008 में पूरे वर्ल्ड में 6.7 बिलियन लोग रहते थे। 6.7 बिलियन पॉपुलेशन था वर्ल्ड का 2008 में। तो फिर उसमें से 60.5% एशिया में ही थे। 60.5%, 11% थे यूरोप में, और 14% अफ्रीका में, और 5% नॉर्थ अमेरिका में, और 9% साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका में, और 0.5% ऑस्ट्रेलिया में। ये सब 2008 में वर्ल्ड में ऐसा पॉपुलेशन था, लेकिन अभी वर्ल्ड में पूरा 8 बिलियन पॉपुलेशन है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन की बात करते हैं। इन इंडिया, भारत में पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है पता कर लिया कि वर्ल्ड में पॉपुलेशन का सबसे कौन से कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, विच कॉन्टिनेंट हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, तो एशिया। उसके बाद कौन सा है, यूरोप 14% है, और यूरोप में 11% है, 14% अफ्रीका में है, और 5% नॉर्दर्न अमेरिका में है, 9% साउदर्न अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका में है, और 0.5% ऑस्ट्रेलिया में। तो सबसे कम ऑस्ट्रेलिया में, क्यों ऑस्ट्रेलिया में बोल सकते हैं कौन सा कंटिनेंट में सबसे कम पॉपुलेशन है, तो अंटार्कटिका में। वहाँ का पॉपुलेशन बहुत। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, भारत में जो नॉर्दर्न इंडिया है वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, खास करके जो नॉर्दर्न प्लेन है वहाँ का पॉपुलेशन ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे गंगा चलता है, गंगा बहती है, गंगा जहाँ पे बहती है तो फिर वहाँ का जो आसपास वाला एरिया है वो फर्टाइल है, और साथ साथ में प्लेन है तो वहाँ पर
रेलवे को हम सेटअप, रेलवे, एयरवेज, वाटरवेज जो भी है वो इजीली सेटअप हो सकता है। साथ साथ एग्रीकल्चर को भी प्रैक्टिस किया जा सकता है। इसीलिए वो जो है नॉर्दर्न इंडिया, वहाँ का जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, और जो कोस्टल रीजन है वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है। अब जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का पॉपुलेशन कम है, क्योंकि वहाँ पर जो लैंड है, सॉइल है, क्लाइमेट है, वो अनुकूल नहीं है ह्यूमन सेटलमेंट के लिए। या फिर बोल सकते हैं वहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इंडस्ट्रीज, ये सब भी बहुत कम है। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। बोल सकते हैं, अगर कोई पूछा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया के बारे में बताइए, तो आप बताइएगा कि भारत का नॉर्दर्न पार्ट में, नॉर्दर्न इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है, खास करके नॉर्दर्न प्लेन में, और नॉर्दर्न प्लेन में भी खास करके गंगा बेसिन में पॉपुलेशन ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि यह जो लैंड है, ये एरिया है, वो प्लेन एरिया है। प्लेन एरिया है तो फिर यहाँ पर हम लोग एग्रीकल्चर को इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं, इंडस्ट्री को सेटअप कर सकते हैं, और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ को भी इजीली हम लोग बना सकते हैं। इसीलिए जो प्लेन्स होता है वो डेंसली पॉपुलेटेड होता है। और कहाँ पे कम कम है भारत में पॉपुलेशन? जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। अब है उत्तर प्रदेश है, वो भारत का सबसे पॉपुलस स्टेट है, और लक्षद्वीप जो है वो सबसे कम पॉपुलेशन वाला यूनियन टेरिटरी है। आप हमको बताइए कमेंट में कि भारत में कितनी यूनियन टेरिटरी है ये। और जो राजस्थान और गुजरात में जो डेजर्ट वाला रीजन है, वहाँ पर पॉपुलेशन क्या है? कम है। ये वाला पाई चार्ट आप देखिए, इसमें ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये एशिया है। एशिया में 60.5% पॉपुलेशन है, इसीलिए सबसे ज़्यादा भाग में है। और ये वाला भाग अफ्रीका है, ये वाला भाग अफ्रीका है, और ये वाला भाग यूरोप, साउदर्न एंड सेंट्रल एशिया, और ये नॉर्दर्न अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया है। ये आप देख सकते हैं। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का अर्थ होता है कि नंबर ऑफ पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर, यही होता है। तो वर्ल्ड के 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं? 45। लेकिन अगर भारत की बात करें तो 324 लोग 1 किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं। 324। तो अगर पूछ दिया कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है, नंबर ऑफ पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर, या फिर बोल सकते हैं पर यूनिट एरिया ऑफ लैंड। अब जानते ही हैं कि जो एरिया होता है उसे हम लोग स्क्वायर में नापते हैं। क्यों नापते हैं? क्योंकि मानिए ये जो लेंथ है इसका ए है, इसका बी है, ये बी सेंटीमीटर, ये ए सेंटीमीटर। तो जब इसका हम एरिया निकालेंगे तो बी इंटू ए करेंगे, बी इंटू ए करेंगे, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो फिर ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर आएगा बी ए सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी कारण से एरिया को हम स्क्वायर में मापते हैं। जब कभी पूछे कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में भारत में कितने लोग रहते थे, 324। इसका मतलब देखिए, अगर एक रूम में 8 टाइल्स हैं
8 टाइल्स हैं, 12 टाइल्स हैं और स्टूडेंट है क्लास में 24, तो प्रत्येक में 2-2 रहेगा। अगर बोला गया कि इक्वली जाके तुम लोग हर एक टाइल्स पर खड़े हो जाओ तो 2-2 होगा। वैसे ही अगर हम पूरे वर्ल्ड का जो भी पॉपुलेशन है 8 बिलियन, उसे प्रत्येक स्क्वायर किलोमीटर पर इक्वली अगर हम कहें कि आप जाइए इक्वली रहिए सब स्क्वायर किलोमीटर पे, तो पूरे वर्ल्ड पे तो 45 पाएगा, लेकिन अगर इंडिया का बात करें तो प्रत्येक स्क्वायर किलोमीटर पर 324 पीपल रहेंगे। लेकिन किसी किसी जगह पे पॉपुलेशन जो होता है ज़्यादा होता है, किसी भी जगह पे कम होता है। और यह जो 324 का आंकड़ा है वो 2001 के सेंसस से मिला है, और जो अभी वाला जनगणना चल रहा है 2021 में निकलने वाला था, लेकिन कोरोना का कारण नहीं निकल पाया। अब चेंज इन पॉपुलेशन साइज, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि पॉपुलेशन का साइज क्यों चेंज होता है। चेंज इन पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन का साइज में बदलाव कैसे आता है। तो आप जानते हैं कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो पूरे वर्ल्ड पर 8 बिलियन से ज़्यादा है। 8 बिलियन से ज़्यादा है अभी पूरे वर्ल्ड में हमारा पॉपुलेशन, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो बढ़ता और घटता क्यों है, ये डिपेंड करता है दो चीज़ पर। ये डिपेंड करता है दो चीज़ पर। पहला चीज़ है डेथ रेट, पहला है डेथ रेट, दूसरा है बर्थ रेट। यही दोनों चीज़ पर हमारा पॉपुलेशन डिपेंड करता है। अब डेथ रेट होता क्या, बर्थ रेट होता क्या, ये समझ लीजिए। पर 1000 पीपल में कितना बर्थ होता है उसे हम लोग डेथ रेट का अर्थ हुआ कि नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल, नहीं एक साल में 1000 लोग में कितना आदमी मरता है। और बर्थ रेट का अर्थ हुआ कि एक साल में 1000 लोग में कितना आदमी मरता है। और जैसे कि अगर 1000 आदमी में 10 आदमी का मृत्यु होता है, 10 आदमी का मृत्यु होता है और जन्म होता है 20 आदमी का, तो बताइए जो पॉपुलेशन इंक्रीज किया है कि डिक्रीज किया है। देखिए ये है प्लस, ये है माइनस। मर गया मतलब एक्सपायर हो गया, डेथ हुआ मतलब नया आया। ये प्लस है, ये माइनस है। तो अगर 20 में से अगर हम 10 घटाएंगे तो कितना आएगा 10, यानी कि 10 जो है प्लस में है, यानी कि 10 आदमी बढ़ा है। ये हो गया डेथ रेट, ये हो गया बर्थ रेट। तो फिर ये हमारा नेट इंक्रीज हो गया, ये हमारा नेट इंक्रीज हो गया। अब दूसरा बात है कि अगर डेथ रेट है 20 और बर्थ रेट जो है वो भी है 20, तो हमारा नेट चेंज होगा जो 0। ये भी समझिए, यही है बर्थ रेट और डेथ रेट। यह जो मैप है इसमें बताया गया है कि जो पूरा वर्ल्ड है उसका कौन कौन सा जगह पर कितना 2006 में बर्थ रेट एस्टिमेट किया जा रहा था। तो भारत में 1% किया गया है और 3% और मोर जहाँ पर भी किया गया है वो इस कलर से ड्रॉ किया गया है। अब इसको आप देख लीजिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। हाँ तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये डेथ रेट बर्थ रेट है, ये देखिए
जो पॉपुलेशन है वो पता ही चल गया किसके कारण से बढ़ता है घटता है, डेथ रेट और बर्थ रेट के कारण। डेथ रेट मतलब 1000 लोग में कितना आदमी का डेथ होता है, और बर्थ रेट का अर्थ है कि 1000 लोग में कितना आदमी का जन्म होता है एक साल में। और पॉपुलेशन को दो कारण से और थैंक यू दो सो और मच कारण हमारा से क्या वीडियो होता है, देखने के लिए। इसमें चैनल को चेंज सब्सक्राइब आता है। लाइक करना मत भूलें। इमिग्रेशन थैंक यू वेरी मच। ये है इमिग्रेशन फर्स्ट पार्ट, इसके अगले पार्ट हम बाद में और अपलोड कर देंगे, फिर देख लीजिएगा। यहाँ इमिग्रेशन। तक रहने देते हैं, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।